हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 स्टोइक्योमेट्री की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। तो 11 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं पहले हम। आज 12वां लेक्चर है। तो 11 लेक्चर्स अगर आपने सारे के सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं, उनको समझा हुआ है, तो फिर ही जाके आपको एमसीक्यू सॉल्व होंगे, नहीं तो एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन आप एक काम करें, अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो कम अज कम इससे पिछला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11, उसको जाके एक बार सुन के आ जाएं, समझ के आ जाएं। क्योंकि ये एमसीक्यू जितने भी है ना, ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। तो जो लेक्चर नंबर 11 था वो हमारे न्यूमेरिकल ही थे। तो आप एक बार वो जाके सीख के आ जाएं, तो फिर जाके आपको ये करना कोई मसला नहीं होगा। तो आप जाके इसकी वीडियो देख के आए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो पहला एमसीक्यू हमसे कहता है वो ये है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ H2O। कि कितने एटम मौजूद होंगे 1 ग्राम H2O के अंदर। ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसको जरा करना पड़ेगा सॉल्व। तो सॉल्व करने का ना तरीका हमारे पास क्या होगा कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि एटम्स निकालने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट की जरूरत है। हमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है कि हमने यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर निकालना है। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर फाइंड कराएगा हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि H2O के अंदर है। फिर उसके बाद हमने H2O के एटम्स ब्रेक डाउन करने हैं। फिर उन एटम्स की मदद से हमने फिर आंसर निकालना है। तो ये थोड़ा सा ना एक ट्रिकी किस्म का है, लेकिन मैं आपको करवाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पहला स्टेप हमने ना ये करना है, हमने यहाँ पर ये बताना है। यहाँ स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं हमने H2O के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने हैं 1 ग्राम के अंदर। उसका तरीका का ये है, इसका हम पहले लिखेंगे मोलर मैस ऑफ H2O। कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो आ जाएगा हमारे पास 18। अगला स्टेप में हम ये करेंगे कि मोल्स ऑफ H2O इन 1 ग्राम, ठीक है, वो बन जाएगा हमारे पास 1/18। ठीक है, जिसका आंसर हमारे पास बनता है 0.055, 0.0, गलत हो गया, 1 मिनट, 0.0556। ठीक है, ये बनते हैं हमारे पास मोल्स। ये जो है ना मोल्स किस तरह मैंने निकाले हैं, ये पहला स्टेप तो पता लग ही गया। नंबर 2 स्टेप किस तरह किया है, मैं फिर वही बात करूंगा, इससे पिछला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11, वो देख के आ जाए तो आपको ये समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है ना। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते इसलिए, क्योंकि इससे पहले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके आ चुके हैं सारी बातें। उसके बाद हमने क्या करना है, मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हम एवोगाड्रो नंबर का सहारा लेंगे। तो एवोगाड्रो नंबर का सहारा किस तरह लेंगे कि हमारे पास जो मोल्स आए हैं ना 0.0556, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं एवोगाड्रो नंबर से, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, ये तो फिर कोई मसला नहीं है, कैलकुलेट करें, आंसर निकालें। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर मेरे पास जो आ रहा है ना वो आ रहा है 3.345 मल्टीप्लाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने मॉलिक्यूल्स की क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हम बात करें H2O की। तो H2O इटसेल्फ कोई एटम नहीं है, बल्कि ये मॉलिक्यूल है। तो हमें पहले मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद हम इन मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करेंगे, फिर जाके हम ना एटम की तरफ आएंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे आपने बताना है मुझे कि H2O है ना, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके अंदर, 2 हाइड्रोजन के जमा 1 ऑक्सीजन का, कितने हो गए हैं, 3 हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसी को 3.345 मल्टीप्लाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा ना, कैलकुलेटर में निकाल के देख लें आप क्या आ रहा है। मेरे पास जो आ रहा है ना वो आ रहा है 1.002 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। अगर हमने मॉलिक्यूल्स फाइंड करने होते हैं ना स्टेटमेंट में, तो हम यहाँ पर अपनी बात खत्म कर देते। लेकिन हमने एटम्स फाइंड करने हैं, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं कितने हैं, 3 है, तो 3 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूल से। तो हमारा आंसर जो है ना, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनता है। तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। तो क्या ख्याल है, समझ आ गया। तो मेरा ख्याल तो है कि मैंने समझाने की कोशिश तो भरपूर की है। अब समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो मुझे बताना मेरे कमेंट सेक्शन में। चलते हैं जी अगले एमसीयू की तरफ। अगला कहता है विच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड का करेक्ट फॉर्मूला, असल फॉर्मूला क्या होता है, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, वह ऑप्शन डी याद कर लें, Ca3P2। यही हमारे पास इसका आंसर है, Ca3P2। चलें जी, चलते हैं आगे। हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट AMU आर देयर इन 1 ग्राम। अब वो पूछता है कि कितने AMU होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट होते हैं 1 ग्राम के अंदर। तो आप अपनी बुक का अगर पेज नंबर 58 देखें, या फिर एवोगैड्रोस नंबर वाला मेरा लेक्चर देख लें अगर आप,
ठीक है, ये लेक्चर देखना है आपने। ये लेक्चर अगर आप देख लें, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक भी शो हो रहा होगा, तो आपने इस लेक्चर को देखना है, फिर आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। तो मैंने तो समझा भाई बात, और जिन बच्चों ने ये लेक्चर लिया हुआ है तो उनको तो पता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 AMU बराबर होता है 1 ग्राम के। ठीक है, 1 ग्राम बराबर होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 AMU। ठीक है, रेफरेंस दे दिया मैंने आपको, ये और ये, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं इसको। तो चौथा एमसीक्यू कहता है व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ 2 हेक्सीन। 2 हेक्सीन जिसका खुद का अपना फॉर्मूला जो है ना वो है C6H12, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ा सिंपल सा है। आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला वाली अगर मेरी वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर आराम से निकाल देंगे। रेशियोज की है हमारे पास, 6 और 12 की रेशियो है हमारे पास, ऐसे ही है ना। अगर 6 और 12 की हमारे पास रेशियो है तो हम 6 1 जार 6 2 जार कर देंगे, 1:2। ठीक है, तो कार्बन हमारे पास 1 और हाइड्रोजन हमारे पास 2, ऐसे ही हो गया ना। C6H12, ये 6 और 12 कट जाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, C1H2। ठीक है, तो CH2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। ओके जी, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम्स ऑफ H2SO4। तो थोड़ा सा ना ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हमने ना मोलर मास निकालना है, जिस तरह हमने पहले एमसीक्यू में निकाले थे ना मोलर मासेस, तो यहाँ पर भी निकालते हैं। H2SO4 का मोलर मास निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं मोलर मास ऑफ H2SO4। कैसे निकालेंगे? जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 2 प्लस डालता हूं मैं यहाँ पर, और जो सल्फर है, सल्फर का हमारे पास होता है 32 फिर प्लस डालूंगा। ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16, 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि यहाँ पर 4 है। 16 को 4 से करेंगे तो 64 आंसर आ जाएगा हमारे पास, 32 ये और प्लस 2 ये। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया 2 + 32 + 64, ये बनता है 98। 98 ग्राम पर मोल इसका ना आंसर आ गया मेरे पास, जो कि है मोलर मास ऑफ H2SO4। अब ना एक आसान सा तरीका याद करें, सिंपल ट्रिक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं ना, जब हमारे पास मैस भी दिया हो और मोलर मास हमने निकाल लिया हो, नंबर ऑफ मोल्स मोल्स फाइंड करने हो, नंबर ऑफ मोल्स जब फाइंड करने हो जब हमारे पास मैस भी दिया हो और मोलर मास हमने निकाल लिया हो, तो आसान तरीका ये है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मास। बस वैल्यूज पुट करें सिंपली। मैस क्या है 25 और मोलर मास क्या है 98। ठीक है, 25/98, आंसर क्या बन जाएगा 0.255। इस तरह बन रहा है। ठीक है, मेरे कैलकुलेटर में ये आंसर आ रहा है, तो आप भी निकाल के देखना, आपके भी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनता है। तो ठीक है, यहाँ तक बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अरे सो क्या हो गया? ठीक है, पांचवा कर लिया, छवें पे आते हैं। अ नेकलेस है 6 ग्राम ऑफ डायमंड। एक नेकलेस है, ठीक है, हीरे का नेकलेस है, बड़ा महंगा होगा, सारी बात है। 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट, व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट। नंबर ऑफ कार्बन एटम बताने हैं हमने एक ऐसे नेकलेस के जिसके अंदर 6 ग्राम डायमंड लगे हैं। तो आप बताएं डायमंड बनता किससे है? तो अगर बेसिक नॉलेज आपके पास है या मुझे आप फॉलो करते आ रहे हैं, मेरे लेक्चर्स लेते आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डायमंड्स जो है ना वो बनते हैं कार्बन से। तो यहाँ पर हम कार्बन का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम इसका आंसर देंगे, बताएंगे कि हम के नंबर ऑफ कितने कार्बन आइटम्स हैं इसके अंदर। तो जी थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको भी स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारे पास वही पुराना, क्या? मोलर मास। मोलर मास ऑफ कार्बन। ठीक है, मोलर मास कार्बन का क्या होगा? वही जो इसका एटॉमिक मास होता है, 12 ग्राम पर मोल, बस इतनी सी बात है। ठीक है, 12 ग्राम पर मोल। आगे अगर हमने फाइंड करना है इसमें मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो तो हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस और मोलर मैस। इस तरह पहले करके आए हैं, मैस और मोलर मैस, इससे पहले किया था ना। तो मैस क्या है 6 ग्राम, मोलर मैस क्या है 12, 6 1 6 2 तो 1/2 बन गया, जिसका आंसर बन सकता है हमारे पास 0.5 मोल्स। मोल्स तो हमने निकाल लिए, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए हमें। ठीक है, यानी कि हम एवोगैड्रो नंबर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ओके, सिंपल। एवोगाड्रो नंबर का इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है? वही तो तरीका होता है कि हम मोल्स को 0.5 हमारे पास मोल्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे हम एवोगाड्रो नंबर से, जस्ट सिंपल। 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, कैलकुलेट करें इसको, 0.5 को मल्टीप्लाई करें इससे एवोगाड्रो नंबर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है ना। अगर 6 को जरब दे देंगे आप आधे से तो 3 तो आंसर बनता है। सिंपल माइंड में मेरा तो दिमाग ने खुद ही कर लिया कैलकुलेट इसको, आप भी कर लें, आ जाएगा आंसर। तो 3.01 हमारे पास ऑप्शन डी जो है ना वो करेक्ट आंसर है इसकी। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं जी अब हम अगले पर। छठा हो गया, अब सातवें की पारी है। व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ Al2O3। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको करने की ट्राई करते हैं अब हम। पहला स्टेप वही पुराना, मोलर मास, मोलर मास ऑफ किसका, एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का निकालते हैं, फिर इसका एज अ होल जो है ना Al2O3। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ Al2O3 का मैंने मोलर मास चाहिए मुझे। तो मुझे पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का जो अटोमिक मास है वो क्या होता है। तो एल्यूमिनियम का 27 होता है, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ, प्लस लगाऊंगा यहाँ पर, ये मैंने कर लिया ना, ये दिस वन 27 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस लगाऊंगा ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेता हूँ। ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 27 को 2 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 54। ठीक है। अगर 16 को आप 3 से करेंगे तो आ जाएगा 48, 48। तो कुल मिला के हमारे पास मोलर मास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 54 और 48 बनता है 102। ठीक है, 102 ग्राम पर मोल। ओके, क्या ख्याल है, ठीक है ना यहाँ तक बात। मोलर मास निकाली है हमने। अब वही हम काम करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि व्हाट इज द मैथ्स, हाँ मैथ्स ही निकालना है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए ये। तो हम पहला ये काम कर लेते हैं कि परसेंटेज निकाल लेते हैं पहले, कि परसेंटेज निकाल लेते हैं एल्यूमिनियम की Al2O3 के अंदर। क्योंकि जाहिर बात है इस पूरे कंपाउंड के अंदर हमने एल्यूमिनियम का ही खाता क्लियर करना है। ठीक है। सो करने के लिए हमें हर तरह से एल्यूमिनियम को डील करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले परसेंटेज निकालता हूँ इसकी। परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम किस तरह निकलेगी, वो इस तरह निकलेगी कि हम मास ऑफ एल्यूमिनियम निकालेंगे 1 मोल का, डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। तो परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पर आपने पढ़ा है कि मोलर मास क्या आया है, 54 आया है इसका। ठीक है, तो 54 को लेंगे जो सिर्फ एल्यूमिनियम का है, फिर एज अ होल जो मोलर मास है उसको डिवाइड कर देंगे उससे, जो कि है 102। ठीक है, 54 ओवर 102, और मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर आप निकालेंगे कैलकुलेटर में, क्या बनता है, ये बनता है 52.94%। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम डील कर रहे थे, और यहाँ पर हमारे पास गिवन था एल्यूमिनियम का मास। अब इसने कहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ Al2O3। ये Al2O3 इसका 204 ग्राम है। अब हमने मैस इसका, अब हमने एल्यूमिनियम का मैस फाइंड करना है इस पूरे कंपाउंड के अंदर। ठीक है ना। तो इसके लिए पहला स्टेप मैंने मोलर मास लिया, जो कि मैं हर न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर रहा हूँ ये तरीका। मोलर मास निकालता हूँ, फिर इसके बाद मैंने ना यहाँ पर परसेंटेज निकाल ली है, कितना परसेंट एल्यूमिनियम मौजूद है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर। तो एल्यूमिनियम का मोलर मास लिखा, फिर ओवरऑल जो हमारे पास कंपाउंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका मोलर मास लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो 52.94% मेरे पास आ गया इसका आंसर। अब टोटल हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड 204 ग्राम है। अब इसके अंदर एल्यूमिनियम की मिकदार कितनी है तो वो फाइंड करते हैं हम यहाँ पर। तो उसका तरीका ये होगा, हम यहाँ लिखेंगे मैस ऑफ, मैस ऑफ एल्यूमिनियम, जो कि बराबर होगा 54, जो कि इसका अपना मोलर मास है एल्यूमिनियम का, और ओवरऑल जो 102 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 204 से। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, आंसर कैलकुलेट करें आप, आंसर बन जाएगा हमारे पास 108, 108 ग्राम्स। ठीक है। तो ठीक है, वैसे मेरा ख्याल है कि परसेंटेज अगर हम ना भी निकालें तो काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, ये ना भी निकालें तो काम चल जाएगा, जस्ट आप ना ये स्टेप करें, ये वाला स्टेप करें, दिस वन। ठीक है, और फिर ये स्टेप कर लें। परसेंटेज मेरा नहीं ख्याल के निकालने की जरूरत है, छोड़ दिएगा ना निकालिएगा, 108 ग्राम वैसे भी आंसर आ ही गया। ठीक है, हम इसको स्किप कर सकते हैं इस बात को। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज बाय मास। चार तरह के कंपाउंड दिए हुए हैं। पहला कंपाउंड हमारे पास है यूरिया, दूसरा है हाइड्रोजीन, फिर तीसरा अमोनिया है, हाइड्रोजैलमीन फिर है चौथा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लंबा है, लेंथी है। परसेंटेज निकालनी है हमने नाइट्रोजन की इस पूरे पूरे कंपाउंड्स के अंदर। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का तरीका ये है कि हमने एक एक कंपाउंड का पकड़ना है पहले। तो मैं यहाँ एक एक कंपाउंड को सॉल्व करूंगा आपके सामने, आपने भी सॉल्व करना है, फिर मैं इसको रेस करता जाऊंगा जाके जगह जो है ना पूरी हो जाए यहाँ पर। ठीक है,
तो मैं पहले लेता हूँ अमोनिया को। अमोनिया का ना पहला मैंने वही काम करूंगा, मोलर मास को डील करूंगा इसके, जिसका मोलर मास क्या है। तो मोलर मास, इसका फॉर्मूला देख लेना आप जरा, इस तरह होता है ये, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, अमोनिया नहीं, यूरिया, यूरिया, ठीक है। इसका नाम है यूरिया। तो यूरिया इस तरह लिखते हैं, तो कि यहाँ लिखा हुआ भी है इन्होंने। तो इसमें आप देखेंगे कार्बन के कंटेंट कितने हैं। कार्बन सिर्फ एक है, नाइट्रोजन दो है, हाइड्रोजन चार है, और ऑक्सीजन जो है ना वो भी एक है। तो मोलर मास निकलते हैं हम पहले, सबसे पहले कार्बन का लिखते हैं। कार्बन होता है 12, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन का जो कि होता है 16, फिर लिखेंगे नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या होता है, 14, 14। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन एक और ये दो हैं। तो हम करेंगे 14 × 2, आंसर आ जाएगा 28। यही बनता है, हाँ यही बनता है। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं, दो ये और दो ये, चार। हाइड्रोजन का वन होता है 1 × 4, तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। सबके मोलर मास आ गए, इन चारों के मोलर मास आ गए अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास फॉर्मूला है यूरिया का, ठीक है। यूरिया के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास इसके मोलर मासेस आ गए। अब हम निकालते हैं टोटल मोलर मास कितना होगा इसका। टोटल मोलर मास होगा 12 + 16 + 28 और +4, जो कि आंसर आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। यही बनता है ना, 60 बनता है, कैलकुलेट करके देखें आप जरा। तो मेरे पास तो कैलकुलेट में यही आंसर आ रहा है। अब मैं निकालूंगा, हमने क्या बताना है कि परसेंटेज बतानी है हमने इसकी। तो इस यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना सा काम करूंगा कि नाइट्रोजन का जो मेरे पास यहाँ पर मोलर मास आया है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल मोलर मास से, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो लिख देता हूँ 28/60 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपके पास मैथ का कॉन्सेप्ट है तो ये आपको परेशान नहीं करेगा। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 46.67%। याद रखना है 46.67% आ रहा है। मैं इसको ब्रेस करूंगा। हमने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड कर ली ही है, किसमें, यूरिया के अंदर, ठीक है। अब हम इसमें इस तरह भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इन सब को करेंगे, फिर जाके हमें पता लगेगा सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की किस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। तो मैं कर रहा हूँ सबको रेस, नोट कर लिएगा, पीछे करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिएगा इसका, ठीक है। फिर साथ साथ करते जाइएगा। इतना कोई साफ सुथरा करने का, नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। आप जस्ट ना सिर्फ समझने की कोशिश करें, यहाँ पर समझ लेंगे, कैलकुलेट करना खुद से आपको आ गया तो अच्छी बात है। फिर आप इसका आंसर लगाएं न्यूमेरिकल MCQ का। ओके जी, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, फिर मैं देखता हूँ मेरे पास जो ऑप्शन बी है वो मेरे पास कंपाउंड है N2H4 हाइड्रोजीन। N2H4 में वही काम करूंगा, मोलर मास निकालूंगा पहले। नाइट्रोजन जो कि 14 होता है, यहाँ पर N2 है, तो मैं 14 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, ठीक है। N2 है ना, उसी तरह बस। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। ना लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखना तो ना लिखें, ग्राम पर मोल 28, बस याद ध्यान जेब में रखना है आपने। 28 आ गया यहाँ पर। हाइड्रोजन वन होता है तो 1 × 4 करूँ, चार होने की वजह से, तो चार आंसर आ गया, चार आ गया और 28 आ गया। यार बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। टोटल मोलर मास कितना हो गया इसका, टोटल मेरे पास हो गया 28 + 4, जो कि बनता है 32, ठीक है, 32 ग्राम पर मोल। हाँ, अब मैंने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है। तो मैं यहाँ पर वही बात लिखूंगा, फॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। इसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि नाइट्रोजन का जो 28 था, ठीक है, मोलर मास, वो लिखूंगा, डिवाइड करूंगा टोटल से जो कि 32 है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से बिकॉज ऑफ दिस परसेंटेज, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 87.5%। तो N2H4 के अंदर 87.5% होता है, ठीक है। तो ये एक काम करते हैं, भूले ना हमें कि हमने किसकी क्या निकाली है, वो लिख लेते हैं साइड पे। 87.5 आया इसका आंसर। और पहले वाले का जो हमारे पास था यूरिया के केस में, उसका आंसर था 46.67, ठीक है ना, 46.67 लिख लेते हैं ना, ताकि ये जब हम एंड पे आंसर लगाएं तो हमें ये भूले ना हमने इसके क्या क्या आंसर निकाले थे। ओके जी, इसको करते हैं रेस, चलते हैं तीसरे की तरफ। MCQ का लेक्चर कभी इतना लंबा नहीं हो सकता, लेकिन देखें इतने मुश्किल MCQs दिए हुए हैं इन्होंने एक्सरसाइज में, इसको सॉल्व करने का हमने हक भी अदा करना है। तो मेरी तो जिम्मेदारी है कि आपको हर हर चीज समझाऊं। आप समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो फिर अब मेरा कसूर नहीं है इसमें। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। तो आपको अब
पता नहीं अक्सर लोगों को ये शौक होता है कि जो चीज़ फ्री में मिल रही है ना उससे फायदा उठाते नहीं है। 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार स्कूलों की अकेडमियों की फीसें भरते हैं जाके, वहां पर जाके टाइम जाया करके अपने माँ बाप का पैसा जाया करके वापस आ जाते हैं। तो आप कोशिश करें, अपने अपने साथ वफादारी करें कि फ्री में ही पढ़ लें, अकेडमियों के जो पैसे हैं ना वो बचाएं, अपने माँ बाप के लिए बोझ ना बने। पर चलते हैं तीसरे की तरफ, जो कि है अमोनिया। अमोनिया होता है NH3। NH3 पुरानी बात, मोलर मास निकालूंगा मैं नाइट्रोजन का, ऑफ नाइट्रोजन, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का 14 होता है, 14। यहाँ यहाँ ख्याल करें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नाइट्रोजन है, तो अटोमिक मास लिख रहा हूँ मैं नाइट्रोजन का, जो कि 14 होता है। ऊपर वाले में N2 थे, तो 14 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया करता था मैं। ठीक है, ये बात ख्याल रखना है। हाइड्रोजन 3 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि आंसर आ जाएगा 3। 14 और 3, बस खत्म बात। लिखेंगे यहाँ पर टोटल, टोटल मोलर मास, जो कि हो गया 14 + 3, बनता है 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल लिखना तो ना लिखें, बस रफ सी कैलकुलेशन करें, 17 लिखते हैं यहाँ पर। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन का हमारे पास आंसर क्या था? 14, टोटल क्या था? 17, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से बिकॉज ऑफ दिस परसेंटेज। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 14 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेट करें तो 82.35 आ रहा है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 82.35। चलो अब इसको करते हैं रेस और आखिरी निकालते हैं। आंसर नजर आ गया मुझे तो, ये ऑप्शन बी मुझे सही आंसर लग रहा है इसका। लेकिन कोई बात नहीं, रुक जाना भी आपने, भागना नहीं है, आखिरी को भी सॉल्व करके जाना है। अच्छा जी, तकरीबन ये रेस हो गया। अब हम करते हैं चौथे वाले को कैलकुलेट। NH2, NH2OH, नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होगा? 14 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दो हाइड्रोजन है, नहीं, दो ये हैं और एक ये भी है। कितने हो गए हैं? हाइड्रोजन 3 हो गए हैं, ये मैं 3 कर रहा हूँ, 3 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन तो बेचारा एक ही है, हाँ, 16 आ जाएगा। तो टोटल कितना बन जाएगा हमारे पास? 14 + 3 + 16, ऐसे ही बन रहा है ना, तो आंसर आ जाएगा 33। अगर हमने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH2OH, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, मैं लिखूंगा ऊपर नाइट्रोजन का जो था मेरे पास मोलर मास, वो फिर डिवाइड कर दूंगा किससे? टोटल से, 33 से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा बिकॉज ऑफ दिस परसेंटेज। ठीक है, पुरानी बातें। तो 14 डिवाइड बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 100, मेरे पास आंसर आ जाएगा 42.42%। तो लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं 42.42। अब बताएं कि व्हाट विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो है ऑप्शन बी। आप अक्सर बच्चे ऐसे ही करेंगे, रट्टा लगा लेंगे इसको। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना। ये सारा सॉल्व किया मैंने, पता नहीं कितना मिनट लग गए होंगे मुझे करते करते इसको। तो आपने भी इस तरह सॉल्व करना है इसको, और फिर इसको आगे जाने देना है अच्छे से प्रूफ करने के बाद। बहुत आसान था। मोलर मैसेज निकालें आप सबके, एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए एलिमेंट्स के इनके। मोलर मास निकालें, टोटल मोलर मास बताएं कितने हैं। फिर नाइट्रोजन की बात होगी तो नाइट्रोजन का आप मोलर मास ऊपर रखें और टोटल का आप नीचे रखें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, परसेंटेज आ जाएगी, खत्म कहानी। विच कंपाउंड प्रोड्यूसेस द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड वन बर्न। जब कोई कंपाउंड, जो कि ये चार कंपाउंड्स हैं, इनमें से जब ये कंपाउंड बर्न किए जाते हैं, अब आपको पता ही होगा अगर आपने इससे पिछला लेक्चर लिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जब इनसे हम बर्न करेंगे तो हमारे पास सबसे ज्यादा मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के कब प्रोड्यूस होंगे? कार्बन के केस में, डायमंड के केस में, इथेन के केस में और मीथेन के केस में। तो करते हैं, फिर इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करेंगे ना कार्बन के केस में, तो हमारा केमिकल रिएक्शन ना, ये क्यों क्या हो गया, अच्छा, तो हमारा केमिकल जो रिएक्शन होगा ना, वो इस तरह होगा कि कार्बन प्लस O2 CO2। ठीक है, इसके केस में कार्बन को मैंने रिएक्ट कराया है। बर्निंग का फिनोमेना कब होता है, ये मैंने क्लियर करा चुका हूँ कॉन्सेप्ट आपको, इससे पिछले लेक्चर में जाकर उसको जरूर देखें। बर्निंग का प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग नहीं होती। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो आंसर आ जाएगा CO2। कितने मोल्स हैं? 1 मोल, इसके बाद सिर्फ 1 मोल है। ठीक है, तो 1 मोल है तो ठीक है। अब चलते हैं अगले में प्रूफ करते हैं कि कितना है डायमंड। डायमंड भी ना प्योरेस्ट फॉर्म इसकी होती है, तो हम कहेंगे कि डायमंड बनता किससे है? कार्बन से बनता है। इसका रिएक्शन भी यही होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी तकरीबन CO2 ही बन जाएगा, तो ये भी इसका भी ना 1 मोल ही बनता है। मैंने डायमंड को ना सिर्फ लिया कि बनता किससे? कार्बन से, तो कार्बन से रिएक्शन करवा दिया इसका, तो कोई ऐसी बात नहीं है।
अब तीसरा जो है वो हमारे पास है इथेन है। तो इथेन होगा, अच्छा इथेन जो है ना, उसका जो फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए। उसका फॉर्मूला है C2H6। उसको मैं रिएक्ट करा दूंगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन ना इस तरह का नहीं होता। इस रिएक्शन की मैंने ना आपको पढ़ाने से पहले काफी प्रैक्टिस की थी कि मुझे एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की थी मैंने इस पे कि मुझे कितने कितने मोल्स चाहिए होंगे O2 के और इथेन के। तो फिर जो मेरा प्रॉपर रिजल्ट निकला था ना, वो यही निकला था कि मुझे यहाँ पर कम से कम ना इथेन के 2 मोल्स चाहिए और ऑक्सीजन के ना 7 चाहिए, एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस बनाने के लिए। तो रिजल्टिंग मेरे पास बनेगा 4 कार्बन डाइऑक्साइड और +6 H2O, ठीक है। बर्निंग के फिनोमेना में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनता ही बनता है, इस बात का भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। अगर हमने एक बैलेंस इक्वेशन बनानी है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स पता कैसे चलेंगे? ये पता लगेंगे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग से, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से, और जो है आप जब रिएक्टेंट्स को देखेंगे कितने कितने हैं, तो उस हिसाब से मोल्स को आपको प्रोडक्ट्स को एडजस्ट करना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा अब दिमाग ना लगाएं इस पे, यहाँ तक छोड़ दें इस बात को। अगर हम बात करेंगे मीथेन की, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 + O2 से रिएक्ट करूंगा मैं इसको, मैं बस आंसर आ जाएंगे CO2 + H2O बनना ही बनना है। और मैं देखूंगा यहाँ पर कि मेरे पास कितने हाइड्रोजन थे। तो 2 हाइड्रोजन मेरे पास हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर मैंने 2 लगाए, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा। और अच्छा ऑक्सीजन के भी 2 पूरे हो गए हैं और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए हैं। अच्छा इसका मतलब ये है कि मैंने टोटल 4 ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लिए हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन यहाँ मैंने 2 लिखे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी 2 लगा रहा हूँ। तो ये तरीका होता है यार रिएक्शन को बैलेंस करने का। अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करना आ गया ना, तो समझिए आपकी केमिस्ट्री में ग्रिप अच्छी होगी। ये जिस तरह मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट्स लिखे हैं, पे मैंने प्रोडक्ट्स लिखे हैं, तो मुझे खुद आइडिया हो गया था कि यार रिएक्टेंट्स में कुछ ना कुछ कमी है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ना 2 लगा दिया रिएक्टेंट्स के अंदर, ताकि मेरी इक्वेशन फिर ये बैलेंस हो जाए। बहरहाल यहाँ पर कितने बने हैं? 4 मोल्स बने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, यहाँ पर बना है 1 मोल। तो सबसे ज्यादा मोल्स कहाँ बने हैं? वो बने हैं इथेन के केस में, तो ऑप्शन सी हमारी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगी। तो इथेन हमारा राइट आंसर है। अच्छा जी बच्चों, जो आखिरी हमारे पास एमसीक्यू है, इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा होने लगी हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, बस समझने की कोशिश करनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, आप यहाँ पर देखें, व्हाट मास ऑफ 95% ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl। बाकी चीजें तो आपने देखी हुई हैं पहले, कि सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम का होता है। इसको भी हम देखेंगे, यहाँ पर एम मोलैरिटी का यूनिट है, इसको शायद आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। तो हम इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखना ही है, हम डाटा अरेंज करते हैं एक, और पहले एक काम करते हैं कि इस इक्वेशन के, इस एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो मुझे एक इक्वेशन समझ आ रही है ना कि इसमें रिएक्शन हो क्या रहा है, वो रिएक्शन कुछ इस तरह का है कि CaCO3 है ना, ये रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ, ठीक है। लिखा हुआ है ना CaCO3 HCl से रिएक्ट हो रहा है। अच्छा अब होना ही क्या है कि यहाँ पर एक रिएक्शन होना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस तरह का होता है कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि रिलीज होना है वो लिख देता हूँ। रिमेनिंग मेरे पास क्या चीज रह गई है? वो रह गई है CaCl2, ठीक है। ये मैंने अपनी इक्वेशन को एडजस्ट किया, बैलेंस किया, और फिर यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिख लिया कि इस एमसीक्यू में जो हमसे बातें की गई हैं, और वो हो कहाँ पर रही हैं? इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रही हैं वो। अब हम चलते हैं केमिकल, ये जो हमारे पास एमसीक्यू है इसमें डाटा क्या गिवन है, तो हम लिखते हैं नंबर 1, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है किसका? HCl का, बिल्कुल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इन लीटर्स। तो अगर हम बात करें ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, वो बराबर होता है 1 लीटर के, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो गया 0.05 लीटर के। तो ये याद रख लेंगे। अब मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी, मोलैरिटी का पहले नहीं पता था आपको कभी, तो आज नाम सुन लें मोलैरिटी का, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मोलैरिटी। और ये जो वॉल्यूम दिया होता है जिसको मैंने लीटर में कन्वर्ट किया है, इसको करना जरूरी था मोलैरिटी के होते हुए, इसलिए मैं मोलैरिटी के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशंस को एडजस्ट कर रहा हूँ। तो मोलैरिटी की HCl दी हुई है 0.5 मोलर, ठीक हो गया। तो ये इस तरह होता है, 0.5 मोलर है ना, तो हम कहेंगे कि इतने मोल्स होते हैं पर लीटर, मोल्स पर लीटर। तो 0.5 मोल्स हैं पर लीटर इसके अंदर, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे, इसमें कहा हुआ है कि CaCO3 की प्योरिटी जो है ना वो 95% रिक्वायर्ड है। तो 95% प्योरिटी के लिए हम लिखेंगे कि प्योरिटी
ऑफ CaCO3 जो कि है 95%। तो ठीक है, ये डाटा में हमें ये चीज़ें गिवन है, ये कर ली हैं। अब अपना थोड़ा सॉल्व करने की तरफ जाते हैं इसको। अच्छा, पहली चीज़ सबसे पहले ये है कि हमने HCl के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब HCl के मोल्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मोलैरिटी का सहारा लेना पड़ेगा। वैसे मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका कुछ और होता है कि मैस और मोलर मैस निकाल लेते हैं हम। उस सूरत में निकालते थे हम कि जहाँ पर हमारे गिवन मैस हो और मोलर मैस हम खुद ही फाइंड आउट कर लेते हैं एटॉमिक मैस के थ्रू। तो यहाँ पर ना मोल्स हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास जो डाटा है ना वो मोलैरिटी गिवन है। ठीक है, 0.5 मोलर जो भी हमने पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बनता ये है कि मोल्स बराबर होंगे मोलैरिटी के कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के कर देंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम भी हमारे पास है और मोलैरिटी भी हमारे पास है, तो मोल्स किसके बराबर हो गए, मोल्स हो गया 0.5 जो कि मोलैरिटी है, और 0.05 जो कि हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। दिस वन एंड दिस वन, ठीक है ना। तो हमारे पास मोल्स आ गए 0.025 मोल्स। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है। अब हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स किसके, CaCO3 के। मोल्स हम फाइंड आउट करेंगे किसके, CaCO3 के, क्योंकि हमने पहले HCl के कर लिए, अब CaCO3 की बारी है। अब इसकी बारी है तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब करने की कोशिश करेंगे तो हम पहले देखेंगे कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है। केमिकल इक्वेशन का हमें सहारा लेना पड़ेगा, उसके बाद ही भी हम कुछ कर सकेंगे। अच्छा, फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बात पता लग रही है कि 1 मोल CaCO3 का जो है ना वो रिजेक्ट हो रहा है 2 मोल HCl के साथ। ऐसे ही है ना, हम HCl और CaCO3 इन दोनों को अंडर कंसिडरेशन ला रहे हैं, क्योंकि डाटा में हमें पास यही चीजें गिवन थी। तो हम कह देंगे कि 1 मोल ऑफ CaCO3 रिएक्ट हो रहा है विद कितने HCl के साथ, 2 मोल ऑफ HCl के साथ, 2 मोल्स ऑफ HCl। अब हम मोल्स, तो हम कहेंगे मोल्स ऑफ CaCO3 कितना रिक्वायर्ड है, वो पता कैसे चलेगा हमें। हम ये करेंगे कि हम इसकी जो वैल्यू है, जो हमारे पास यहाँ पर मोल्स की वैल्यू आई थी, किसकी वो वैल्यू थी, ये HCl वाले मोल्स की वैल्यू थी ना हमारे पास ये। तो हम इसी को डिवाइड कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या है, 0.025। इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, जो हमारे पास मोल्स HCl के पहले यहाँ पर इक्वेशन में अवेलेबल है, दो दो से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.0125 मोल्स। यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर ली है मोल्स किसके, HCl के फाइंड किए, CaCO3 के फाइंड किए। अब उसके बाद ये है कि हमने कन्वर्ट कर लिए हैं CaCO3 के मोल्स को इन द फॉर्म ऑफ मैस। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर मैस पूछा गया। अभी हम मोल्स तक कहानी लेके चल रहे थे अपनी, अब हम बात करेंगे किसकी, मैथ्स की। तो यहाँ पर जब हम मैथ्स की बात करेंगे तो हम एक नई बात यहाँ पर छेड़ते हैं, जगह थोड़ी कम है। एक काम करते हैं, इन सबको रेस कर लेते हैं, रिमेनिंग बात जो है ना फिर हम यहाँ करेंगे खाली जगह पे। चलिए, इक्वेशन तो हमें चाहिए लिखी हुई, उसको हम लिख के छोड़ देते हैं। बाकी ना हम यहाँ पर या एडजस्ट कर लेते हैं अपनी बातें ना। तो बहरहाल हमें जो बात कर रहे थे कि मोलर मैथ्स जो है ना, हमने मोल्स CaCO3 के कन्वर्ट करने हैं इन द फॉर्म ऑफ मैथ्स। तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे मोलर मैथ्स ऑफ CaCO3। जाहिर बात है, जब भी हम मैथ्स का जिक्र करते हैं हम मोलर मैथ्स हमेशा निकालते हैं। ये पिछले MCQs में भी आप देख के आ चुके हैं। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम का होता है 40 एटॉमिक मास, जमा करूंगा कार्बन के 12 से, फिर जमा करूंगा ऑक्सीजन होता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 40 + 12। अगर हम इसको 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो बनता है 48। 48 हो गया। इन सबको एडअप करेंगे, सम अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। हमारे पास आंसर आ गया इसका 100। ओके, ये मोलर मास आ गए हैं। अब अगर हम बात करें कि हम मोलर मास हमने निकाल लिया, अब हम बात करें मैथ्स की। ठीक है, जब हम मैथ्स निकालेंगे तो हम कहेंगे, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये भी लिख लेते हैं हम, मैथ्स ऑफ CaCO3। तो वो हमारे पास क्या आएगा, हमने वो जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम मोलर मास से। ठीक है, आपको पढ़ाया था ना पिछले MCQs में मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बराबर होता है मैस ओवर मोलर मास के। ये बात याद है कि नहीं याद, अगर ये बात याद है तो कोई मसले की बात नहीं है। हमें मैस चाहिए ना, तो मैस को हम यहाँ रहने देते हैं, इस मोलर मास को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स अभी अभी हम निकाल के आए हैं, जो कि मैंने अभी रेस कर दिया था, क्या था वो, 0.0125, यही था ना। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा
किससे? मोलर मैथ से। मोलर मैथ मेरे पास है 100, इसको मैं इसको रेज करता हूँ, साइड पे लिख देता हूँ इसके। वो मेरे पास है जी 100। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.25 ग्राम्स। यहाँ पर आप देखेंगे मास ऑफ CaCO3 है ना हमारे पास, वो आ गया 1.25 ग्राम्स। ठीक है, लेकिन ये हमें पता है कि 95% जो है ना ये प्योरिटी अवेलेबल है CaCO3 की। तो हमने 95% के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, 100% में से 95% अगर प्योर है तो फिर कुछ इम्प्योर भी है। तो प्योरिटी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी इसकी, वो देखनी है हमने। हम कहेंगे कि प्योरिटी प्योरिटी फ्रैक्शन प्योरिटी फ्रैक्शन बन जाएगी प्योरिटी परसेंटेज, प्योरिटी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो प्योरिटी परसेंटेज क्या है, 95% है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.95। बस ये अब हमने निकाल ली प्योरिटी परसेंटेज इसके गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। आखिरी स्टेप हमने अब ये करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि इस 1.25 को डिवाइड कर देंगे 0.95 के साथ। बस जब 1.25 को डिवाइड करेंगे 0.95 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.32 ग्राम्स। ये मुश्किल तरीन MCQ हमारा अब होता है खत्म। तो हम 1.32 ग्राम जो है ना वो इस बार यहाँ पर आंसर लगा देंगे। ये बहुत मुश्किल है, मुझे भी काफी टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से सबको समझ आने लगा। अगर आपको समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने दोबारा देखना है इसको, और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जिक्र करना है इसका। तो अब हम जो है एक काम ये भी कर लेते हैं कि बुक खोल लेते हैं, और बुक में से ना हम जो MCQs का एक्सरसाइज थी वहां पर जाके इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं बुक की तरफ। MCQ सॉल्व कर लिए अच्छे से। बस अब हम ये काम करते हैं कि जिस बच्चे ने समझना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाना है, तो उस बच्चे के लिए अब हम आंसर लगाते हैं अपने यहाँ पर जो जो अब हमने वहां पर पढ़े थे। तो पहला MCQ का आंसर हमारे पास ए था। एक मिनट, ए आंसर है इसका। ये 1.002 है, ये 1002 नहीं है, इसका ख्याल रखना है, ये मिस प्रिंटिंग हुई हुई है यहाँ पर। ठीक है, 1 पॉइंट है ये। ओके, अब बुक जब दोबारा छपेगी सारी बातें गलती ठीक कर लेंगे अपनी। तो अगले वाले का जो हमारे पास आंसर है कैल्शियम फॉस्फाइड वाला, वो था Ca3P2, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद जो अगला हमने लगाया था वो था AMU किसके इक्वल है, ये सी ऑप्शन हो गई। 2 हेक्सिन वाला हमने बताया था CH2 होता है। अच्छा, ये चीज मैंने लिखी नहीं थी वहां पर, ठीक है, ये चीज आप देख लें, इसका फॉर्मूला यही बनता है, C6H12 ही बनता है, तो वो देख लिएगा। दोबारा चलते हैं आगे पांचवे पे। पांचवा जो हमारे पास है वो हमें नंबर ऑफ मोल्स इन 25 ग्राम्स ऑफ H2SO4। इसका आंसर हमारे पास हमने क्या लगाया था, 0.255 निकाला था आई थिंक, तो यही होगा, देख लिएगा क्या था। छठे का तो मुझे याद है 3.01 था। और ये एल्यूमिनियम वाले के केस में हमने लगाया था 27 ग्राम आई थिंक, नहीं 108 ग्राम, 108 ग्राम, ठीक है, ये बनता है इसका। और आठवें का आठवें का था N2H4, ठीक है। नौवें का नौवें का था इथेन, बिल्कुल। 10वें का भी हम करके आए हैं 1.32। चलो जी खत्म। ये मुश्किल तरीन MCQs मैंने जितनी भी केमिस्ट्री क्लास 9 की हद तक पढ़ाई है, काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। और अभी जब नई बुक आई है इसमें भी मैंने तकरीबन जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, तो इस MCQ को सॉल्व करते वक्त मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत सोचना पड़ा है। ठीक है, ये बहुत, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ये बहुत मुश्किल थे। तो लेकिन अब आपने कर लेने हैं, अब आपने समझ लेने हैं। आपको समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा तो आपने मुझसे जरूर जिक्र करना है। अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। अभी तक आपने अगर क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक के कोई भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, तो एंड स्क्रीन पे आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक शो हो रहा होगा जिसमें क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक की फुल लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, पूरी बुक के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कोई चीज़ नहीं छोड़ी हमने, हर चीज़ सॉल्व की है। जिस तरह आपने MCQ की वीडियो तो देख ली होगी अभी, जिस तरह हमने MCQ सॉल्व किया उसी तरह हमने सब कुछ सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो आपको एक वीडियो और शो हो रही होगी जिसमें हम मोड्स का कॉन्सेप्ट होगा, एवोगाड्रो नंबर का होगा, और एक सब्सक्राइब बटन आपको शो हो रहा होगा। सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल पे आप आ गए ना तो आपने सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं है, ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलते रहें। अब क्लास 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।